हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस हब। तो आज की क्लास में हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के एमसीक्यूज पढ़ेंगे, लेकिन सभी क्वेश्चन आपको हिंदी इंग्लिश में रहने वाले हैं। एज ऑन आपकी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की हुई थी कि आप प्लीज़ हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन को प्रेजेंट कीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर आपकी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग सभी क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में टाइप हैं और कोशिश की जाएगी कि जो हमारे डेली इंग्लिश टाइपिंग बेस्ड क्वेश्चन होते हैं नर्सिंग के, उनको हिंदी में भी आपके साथ है जो शेयर किया जाए। तो यहाँ पर जो भी लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जिनको भी पुराने पेपर्स की ज़रूरत हो या फिर कोई भी हेल्प चाहिए हो स्पेशली एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और भी आपके जो भी डाउट्स हैं तो आप वो भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर आज की क्लास के मोस्टली क्वेश्चन हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से। तो क्वेश्चन आपका जिनका भी एनएचएम, जीएमसी, ओएसएससी और स्टाफ नर्स के लिए पेपर होने वाला है, तो ये क्वेश्चन उन सभी के लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं। डेली अभी क्लासेस आपकी करवाई जा रही हैं कंटिन्यूअस, जब तक आपका एमपी, एनएचएम, यूपी एंड झारखंड का पेपर नहीं हो जाता। तो यहाँ पर जितने भी एमसीक्यूज हैं आपके एग्जाम पर्पज से बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो लास्ट क्लास में क्वेश्चन आपके लिए दिया था वो था टुडे, और सबने ऑलमोस्ट सही आंसर दिया है। टुडे क्या है? कॉन्ट्रासेप्टिव है। क्या है? वेजाइनल स्पंज टाइप से आएगा जिसमें केमिकल पूछते हैं, तो क्या है? नॉनऑक्सिनाइल 9 एग्जाम में आता है। केमिकल कंपोनेंट ऑफ टुडे तो क्या है? नॉनऑक्सिनाइल 9 और एक कॉन्ट्रासेप्टिव है वेजाइनल कॉन्ट्रासेप्टिव। आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आज की क्लास में इस तरीके से क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन को हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिखा गया है जिससे आपको समझना इजी रहे, स्पेशली इवन जो एएनएम, जीएनएम वाले भी एग्जाम देने वाले हों उनके लिए भी। क्वेश्चन है यहाँ पर, द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर। तो एमटीपी एक्ट है, कब पास हुआ था? ऑप्शन में है 1971, 1961, 1975 या 1981। गर्भ समापन अधिनियम एग्जाम में क्वेश्चन आता है, अलग अलग टाइप की नर्सिंग एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है। तो गर्भ समापन अधिनियम या फिर एमटीपी एक्ट और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है जो कब पास हुआ था? तो एक्ट पास हुआ था 1971 में। कब? 1971 में, आपको याद रखना है। एंड एमटीपी एक्ट के तहत जो अबॉर्शन है कितने है जो वीक तक का करवाया जा सकता है? तो 20 वीक्स तक। लेकिन नाउअडेज जो एमटीपी एक्ट अमेंडमेंट्स एक्ट आया था, ये तो हो गया एमटीपी एक्ट 1971 में जो आया था, तो उसके अकॉर्डिंग एमटीपी एक्ट के अकॉर्डिंग 1971 वाले अबॉर्शन है जो प्रेगनेंसी को 20 वीक्स तक की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाया जा सकता है। लेकिन जो न्यू एमटीपी एक्ट अमेंडमेंट 2020 में लाया गया है, इसमें जो चीज़ें प्रेजेंट की गई हैं उनमें कहा गया है कि 24 वीक्स तक। लेकिन यदि कोई रेप का सर्वाइवर्स हो या फिर कुछ फीटल एबनॉर्मलिटीज़ है तो 24 वीक्स में भी अबॉर्शन करवा सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि एमटीपी एक्ट के तहत कितने वीक की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं? तो 20 वीक्स। जब स्पेसिफिक अमेंडमेंट 2020 का है तभी आपको 24 वीक की प्रेगनेंसी में मार्क करना है। नेक्स्ट वन इज कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट्स। तो कॉर्पस ल्यूटियम किसका सीक्रेशन करता है? ऑप्शन में है एस्ट्रोजन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, प्रोजेस्ट्रॉन या फिर एचसीजी, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। जो कॉर्पस ल्यूटियम है, क्या है? कॉर्पस ल्यूटियम है जिसको सीक्रेट करता है प्रोजेस्ट्रॉन को, जो कि नॉर्मल हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो क्या है? प्रोजेस्ट्रॉन। और कॉर्पस ल्यूटियम कहाँ का पार्ट है? तो ये है ओवरी का, ये भी याद रखें आप। नेक्स्ट वन इज, और इनिशियल प्रेगनेंसी में प्रोजेस्ट्रॉन को कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज करेगा, लेकिन जब प्रेगनेंसी अबव 12 वीक की हो जाती है तब कॉर्पस ल्यूटियम का सीक्रेशन कौन करेगा? प्लेसेंटा। नेक्स्ट वन इज वेक्टर ऑफ काला अजार इज। तो काला अजार का वेक्टर क्या है? ऑप्शन में है सैंड फ्लाई, मॉस्क्यूटो, टेस्ट फ्लाई या फिर हाउस फ्लाई। तो काला अजार है जो इसका वेक्टर पूछा है वो क्या है? तो वेक्टर पूछते हैं तो क्या है? सैंड फ्लाई। क्या है? सैंड फ्लाई। लेकिन यहाँ पर काला अजार है जो काला अजार के लिए मॉस्क्यूटो पूछते हैं। यदि काला अजार मॉस्क्यूटो पूछें तो क्या है? फ्लेवोमोटिन सैंड फ्लाइज।
यदि वेक्टर पूछा, और यदि प्रोटोजोआइस का पूछा जो कि एक पैरासाइटिक इन्फेक्शन है तो क्या है लीशमानिया, क्या है लीशमानिया। नेक्स्ट वन इज विटामिन सी इज, तो विटामिन सी क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड है, निकोटिनिक एसिड है, फॉलिक एसिड है या फिर लिपोइक एसिड है। तो यहाँ पर विटामिन सी है जो क्या है, तो विटामिन सी का दूसरा नाम क्या है, तो विटामिन सी का दूसरा नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। यदि विटामिन ए पूछे तो विटामिन ए का दूसरा नाम क्या है, रेटिनॉल। विटामिन डी का पूछे तो कैल्सीफेरॉल। यहाँ पर विटामिन ई का पूछे तो टोकोफेरॉल। तो यहाँ पर मैं आपको एक इमेज इंसर्ट करती हूँ जिससे आपको ये चीज़ इजीली समझ में आएगी। सभी विटामिन के केमिकल नाम, स्पेशली एग्जाम में विटामिन सी जो फैट सोल्यूबल विटामिन है उनके केमिकल दिख रही है। तो इसमें केमिकल नाम, साथ ही साथ कौन से विटामिन से कौन से विटामिन की कमी से क्या डिसीज होगी, जो कि एग्जाम में आपको आता है। तो यहाँ पर यदि बात करें तो 4 होते हैं जो फैट सॉल्युबल विटामिन, विटामिन ए, डी, ई के। बाकी विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कैटेगरी के जितने भी विटामिन है वो क्या है, वाटर सॉल्युबल। तो विटामिन ए का केमिकल नाम क्या है, रेटिनॉल। विटामिन डी का क्या है, आर्गोकैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का नाम क्या है, टोकोफेरॉल। और विटामिन के का नाम क्या है, फाइटोनाडियोन। अब आते हैं यहाँ पर वाटर सॉल्युबल विटामिन, पानी में घुलनशील विटामिन जिनको हम कहें। तो विटामिन बी कैटेगरी के जो विटामिन है, B1 थायमीन, B2 राइबोफ्लेविन, B5 पेंटोथेनिक एसिड, B6 पायरिडॉक्सिन, B7 बायोटीन, B9 फॉलेट और B12 साइनोकोबालमिन। तो ये क्या है, यहाँ पर विटामिन बी की कैटेगरी के विटामिन है। अब यदि इनसे होने वाली डिसीज एग्जाम में आती हैं तो वो आपको स्पेशली याद रखना है। यहाँ पर विटामिन B3 नहीं दिया गया है। विटामिन B3 को क्या कहते हैं, नियासिन। क्या कहते हैं, नियासिन, जिसकी कमी से पेलाग्रा होता है। तो ये यदि विटामिन ए की कमी है तो आँखों से रिलेटेड प्रॉब्लम मेनली होती है, नाइट ब्लाइंडनेस, वाइट आउट स्पॉट। B1 से बेरी, B2 से अर्बोफ्लेविवेनस, B3 नियासिन है जो कि पेलाग्रा होगा, 4D सिम्टम्स एग्जाम में आते हैं। B6 की कमी से एनीमिया होगा। और यहाँ पर B12 की बात करें तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। और विटामिन सी से रिलेटेड जितने भी होंठों का फटना या फिर स्वेलिंग, गम्स, स्कर्वी, क्या है, मेन डिसीज क्या है, स्कर्वी। और विटामिन सी सबसे ज़्यादा जो भी खट्टे फल होते हैं उनमें पाया जाता है। विटामिन डी से बोन्स पे इफेक्ट पड़ेगा तो रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया। विटामिन ई की कमी है तो लेस फर्टिलिटी। विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग में हेल्पफुल होता है। तो यहाँ पर विटामिन के केमिकल नाम और मेन इनके कारण होने वाली डेफिशिएंसी आप लोग माइंड में सेट करके रखना, कौन सा विटामिन कहाँ ज़्यादा हेल्प करता है। नेक्स्ट वन इज हेलोजन टैबलेट इज़ अ टैबलेट कंटेनिंग। तो हेलोजन टैबलेट है, इसमें क्या कंटेंट है जो रहेगा। ऑप्शन में है यहाँ पर KMnO4 मीन्स पोटेशियम परमैंगनेट, क्लोराइड, ओजोन या फिर एमीन। तो यहाँ पर जो हेलोजन की टैबलेट आती है, क्या है, हेलोजन की टैबलेट आती है, यहाँ पर एक इसके लिए क्या केमिकल इसमें होता है, तो इसमें होता है क्लोरीन। कौन सा केमिकल होता है, क्लोरीन। और जो हेलोजन टैबलेट है जनरली पानी के लिए बैक्टीरिया और जर्म से फ्री करने के लिए, जो भी वाटरबॉर्न डिसीज होती हैं उसको ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती हैं। और हेलोजन टैबलेट क्या करती हैं, पानी में क्लोरीन को रिलीज़ करती हैं। तो यहाँ पर हेलोजन के अदर यूज़ भी होते हैं, जैसे हॉस्पिटल में होगा इंसिनरेशन के पहले जो भी डिसइंफेक्टेंट किए जाते हैं लेंसेस, उसके लिए भी यूज़ किया जाएगा। और यहाँ पर आपको हेलोजन क्यों यूज़ की जाती है टैबलेट, तो ये होती है पानी को क्या करने के लिए, फिल्टर करने के लिए, या फिर हमें कह सकते हैं पानी को वाटरबॉर्न डिसीज, यदि जो भी डिसीज़ होती है वाटरबॉर्न, तो उस पानी को हमें क्या करना है, क्लोरीन टैबलेट कह सकते हैं हमें, या फिर हेलोजन टैबलेट के थ्रू उस पानी को डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्ट्स बोन्स एंड मसल्स। तो बोन्स और मसल्स को कौन कनेक्ट करता है। ऑप्शन में है यहाँ पर टेंडन, लिगामेंट्स, कार्टिलेज या फिर मसल्स। तो यहाँ पर कौन है जो क्या करेगा, बोन्स और मसल्स को कनेक्ट करने का काम करेगा। तो यहाँ पर बोन्स और मसल्स को कनेक्ट करने का काम करते हैं टेंडोन्स। क्या करते हैं, टेंडोन्स। बोन्स को दूसरी बोन्स से कनेक्ट करने का काम क्या करते हैं, लिगामेंट्स। क्या करते हैं,
बोन्स को दूसरी बोन्स से कनेक्ट करने के लिए काम करते हैं लिगामेंट्स, और बोन्स को मसल से कनेक्ट करने का काम कौन करते हैं? बोन्स को मसल से कौन करता है? टेंडन। और यहाँ पर जो कार्टिलेज हैं, क्या हैं? कार्टिलेज हैं, इनका काम क्या होता है कि जो नॉन वैस्कुलर जो भी कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उनको एज ए सपोर्टिव ऑर्गन का ये काम करते हैं। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज कैन नॉट बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन। तो इनमें से कौन सी डिसीज है ना तो जो वैक्सीनेशन से प्रिवेंट कर सकते हैं हम और ना इम्यूनाइजेशन से? ऑप्शन में पोलियो, डिप्थीरिया, टीबी या फिर मायोकार्डियल इन्फेक्शन। तो पोलियो के लिए ओरल पोलियो वैक्सीन, आईपीवी वैक्सीन रहती है, डिप्थीरिया के लिए डीपीटी वैक्सीन है, टीबी के लिए बीसीजी वैक्सीन है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन जो कि एक नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है, इसको ना तो हम वैक्सीन से प्रिवेंट कर सकते हैं और ना ही इम्यूनाइजेशन से। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, MI। नेक्स्ट वन इज पेप्सिनोजन इज इन द स्टमक इज सीक्रेटेड बाय। तो पेप्सिनोजन है जो कि स्टमक में सीक्रेट होता है, इसको कौन सीक्रेट करता है? चीफ सेल्स, गॉबलेट सेल्स, जी सेल्स या फिर पैराइटल सेल्स। तो जो पेप्सिनोजन है, क्या है? पेप्सिनोजन है स्टमक में, तो इसको कौन है जो रिलीज करेगा, सीक्रेट करेगा? तो पेप्सिनोजन को सीक्रेट करने का काम करती हैं चीफ सेल्स। कौन करती हैं? चीफ सेल्स। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? चीफ सेल्स। नेक्स्ट वन इज व्हाट आर द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन की एक बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है? अमीनो एसिड, फैटी एसिड, सुक्रोज या फिर पेप्टाइड्स। एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो प्रोटीन की यदि स्ट्रक्चरल यूनिट पूछें, क्या पूछे? स्ट्रक्चरल यूनिट पूछे तो क्या है? अमीनो एसिड। नेक्स्ट इज द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड इज नॉर्मली अराउंड। तो ह्यूमन ब्लड का पीएच कितना होता है? 7.35 to 7.45, 6.34 to 7, 8.5 to 8.4 या फिर 7 to 9। तो ह्यूमन ब्लड का पीएच होता है जनरली, यदि पीएच रेंज की बात करें हम 0 to 14 तक होती है जो स्केल। यहाँ पर ह्यूमन ब्लड का पीएच कितना होता है? 7.35 to 7। ब्लड के पीएच की बात करें तो किस टाइप का है यहाँ पर? यह बेसिक टाइप का, क्योंकि जो न्यूट्रल में आएगा वो होगा 7। जिस भी चीज़ की वैल्यू 7 होगी वो किस में आएगा? न्यूट्रल में। जिनकी वैल्यू लेस देन 7 होगी वो किस में आएंगे? एसिडिक में। और जिनकी मोर देन 7 जाएगी वो किस में? बेसिक में। तो यहाँ पर ह्यूमन पीएच कितना होता है? ह्यूमन ब्लड का पीएच 7.35 to 7.45। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द हार्मफुल एंड हार्मलेस वेस्ट। तो हानिकारक और हानि रहित, मतलब ऐसा वेस्ट जो हार्मफुल है और दूसरा हार्मलेस है, तो इसको सेपरेट करने की प्रोसेस क्या कहलाती है? सेग्रीगेशन, डिस्पोजल, ट्रांसपोर्टेशन या फिर डीकंटामिनेशन। जो वेस्ट है यहाँ पर दो तरीके का बताया है कि हार्मफुल जिससे दूसरों को नुकसान होगा, दूसरा होगा हार्मलेस जिससे कुछ भी नुकसान नहीं होगा। तो उसको सेपरेट करने की जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है? सेग्रीगेशन। नेक्स्ट वन इज ऑन विच डे डू वी सेलिब्रेट द मलेरिया डे। तो हम हर साल मलेरिया डे है जो कब मनाते हैं? ऑप्शन में है 5 जून, 15 अगस्त, 25 अप्रैल या फिर 20 सितंबर। तो मलेरिया डे है जो कब मनाते हैं हम? तो हर साल मलेरिया डे मनाते हैं 25 अप्रैल को। कब मनाते हैं? 25 अप्रैल को। तो इस बार की थीम है हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिसीज बर्डन एंड सेव द लाइफ्स। तो यहाँ पर इस बार की ये थीम है मलेरिया डे की। और यहाँ पर बात की जाए तो मलेरिया डे है जो सबसे पहले कब मनाया गया था? वर्ल्ड मलेरिया डे 2008 में। आपको याद रखना है कि फर्स्ट टाइम पूछें तो 2008 में मनाया था, और हर साल का पूछे वर्ल्ड मलेरिया डे तो कब मनाते हैं? 25 अप्रैल को। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर बॉर्न डिसीज। तो इनमें से वाटर बॉर्न या फिर जलोढ़ रोग कौन सा है? ऑप्शन में टीबी, कोलेरा, इन्फ्लुएंजा एंड मलेरिया। तो जलोढ़ रोग का मतलब है वाटर बॉर्न डिसीज, पानी के कारण होगा, गंदे पानी के कारण होगा। तो कौन सा है? तो वो है यहाँ पर टीबी। तो यहाँ पर क्या है? कम्युनिकेबल डिसीज है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू हो सकता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबर के थ्रू। कोलेरा है जो विब्रियो कोलेरा के थ्रू होगा। इन्फ्लुएंजा है जो H1N1 वायरस से होगा। मलेरिया है जो
पैरासाइटिक इन्फेक्शन है जो कि मॉस्किटो बाइट करने से होगा, फीमेल एनाफिलिस के काटने से। अब यहाँ पर जो वाटर बॉर्न डिसीज़ की बात हो रही है इनमें से वो कौन सी है? कोलेरा। कोलेरा का एग्जाम में क्लासिकल सिम्टम आता है वो होता है राइस वाटर स्टूल। क्या है? राइस वाटर स्टूल। और ड्रग ऑफ चॉइस पूछें तो क्या है? टेट्रासाइक्लिन। नेक्स्ट है यहाँ पर हाउ कैन एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका इन्फेक्शन बी प्रिवेंटेड। तो एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका अमीबियासिस को कॉज करेगा, तो हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? ईटिंग आफ्टर बाथ, कीपिंग फूड कवर्ड, ईटिंग बाय वॉशिंग द हैंड्स या फिर वॉशिंग वेजिटेबल्स एंड ईटिंग। तो यहाँ पर एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका क्या करेगा? अमीबियासिस कॉज करेगा जो कि एक इन्फेस्टेशन है। तो यहाँ पर इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? खाने के पहले हाथ धोकर। कैसे? ईटिंग बाय वॉशिंग द हैंड्स। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट इन अ न्यूबॉर्न। तो न्यूबॉर्न बेबी की नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट कितनी होगी? 30 से 40 पर मिनट, 20 से 25 पर मिनट, 15 से 25 पर मिनट या फिर 10 से 20 पर मिनट। तो नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट यदि न्यूबॉर्न की पूछें तो कितनी होती है? 30 to 40 पर मिनट। कितनी होती है? 30 to 40 पर मिनट। नेक्स्ट वन इज न्यूबॉर्न मैच्योरिटी रेटिंग इज डन यूजिंग। तो निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके नवजात परिपक्वता रेटिंग की जाती है? मान लीजिए इन केस किसी फीमेल को अपना LMP याद नहीं है और उसका बच्चा डिलीवर होता है, तो इनमें से कौन सी स्केल अपना के आप है जो चेक कर सकते हैं कि बच्चे है जो कितने वीक की प्रेगनेंसी के बाद डिलीवर हुआ है? तो ऑप्शन में बैलार्ड स्कोर, चैंडलर स्कोर, अपगार स्कोर या फिर ओलिएंडर स्कोर। तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग के 3 स्कोर हैं एग्जाम में आते हैं, चैंडलर, अपगार एंड बैलार्ड। तो यहाँ पर न्यूबॉर्न मैच्योरिटी के लिए बैलार्ड स्कोर या फिर बैलार्ड स्केल है जो यूज़ की जाती है। तो यहाँ पर जेस्टेशनल एज को असेस करने के लिए कि कितने वीक की प्रेगनेंसी के बाद बेबी है जो डिलीवर हुआ है। तो यहाँ पर आपके लिए ये चीज़ याद रखनी है, एग्जाम में आपको आ सकती है। और जो यहाँ पर दूसरी स्केल है, क्या है? दूसरी स्केल है, तो ये किसके लिए यूज़ की जाती है? तो ये स्केल यूज़ की जाती है चैंडलर स्केल। स्केल यूज़ की जाती है जो डिफरेंट टाइप के ऑर्बिटल सेल्यूलाइटिस होते हैं उनको असेस करने के लिए कि अलग अलग टाइप के क्या हुए हैं सेल्यूलाइटिस। अपगार इसको न्यूबॉर्न बेबी के लिए इमीडिएटली आफ्टर बर्थ और आफ्टर 5 मिनट ऑफ बर्थ है जो यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर न्यूबॉर्न मैच्योरिटी या फिर जेस्टेशनल पीरियड फाइंड आउट करने के लिए कि पता नहीं है डिलीवरी कितने वीक की प्रेगनेंसी में हो गई है, बेबी कितने जेस्टेशनल वीक के बाद डिलीवर हुआ है, उसको चेक करने के लिए कौन सा स्केल यूज़ किया जाता है? बैलार्ड स्कोर। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ। तो इनमें से हेल्थ का डिटर्मिनेंट कौन सा है? इन्वायरमेंटल फैक्टर, वेट, लिविंग प्लेस या फिर बिहेवियर। तो डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ इनमें से कौन सा है? तो इनमें से डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ है जो वो कौन सा है? इन्वायरमेंटल फैक्टर। क्या है? इन्वायरमेंटल फैक्टर। 4 होते हैं जनरली, सोशल, इकोनॉमिक, फिजिकल इन्वायरमेंट एंड। तो यहाँ पर जो इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं वो क्या है? यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स हैं हेल्थ के। नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज नोन एज द सोशल डिसीज। और सोशल स्टिग्मा ऑफ डिसीज किसको कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस रोग को सामाजिक रोग के रूप में जाना जाता है? ट्यूबरक्लोसिस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, लेप्रोसी या फिर मलेरिया। तो इनमें से जो डिसीज है इसको सोशल डिसीज या फिर सामाजिक रोग के रूप में जाना जाता है, वो इनमें से कौन सी? ट्यूबरक्लोसिस। क्या है? ट्यूबरक्लोसिस। सोसाइटी स्टिग्मा की बात करें हम तो वो क्या है यहाँ पर? लेप्रोसी। नेक्स्ट वन इज वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड। तो WHO का हेड क्वार्टर कहाँ पर है? तो अब WHO से जुड़े आपको एटलीस्ट 10 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो WHO का हेड क्वार्टर कहाँ पर है? ऑप्शन में जेनेवा, वॉशिंगटन DC, लंदन या फिर पेरिस। तो यहाँ पर WHO का हेड क्वार्टर है जो कहाँ पर है? तो ये जेनेवा में। हर साल हम 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट करते हैं और यहाँ पर इस साल 2022 की वर्ल्ड हेल्थ डे की थीम रही है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। क्या रही है थीम 2022 की? हेल्थ प्रमोशन फॉर वेल बीइंग, इक्विटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस साल की ये थीम रही है, तो आपको याद रखनी है, एग्जाम में आपकी आ सकती है।
इसके अभी रिसेंट में भी जो चीफ हैं WHO के वो कौन है, डॉक्टर टेड्रोस, जो कि अब अपकमिंग 5 ईयर के लिए चीफ रहेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर आशा वर्कर इज पोस्टेड इन ऑल गिवन बिलो प्लेसेस एक्सेप्ट। तो आशा वर्कर सभी जगह इनकी पोस्टिंग हो सकती है किसी एक जगह को छोड़कर। कम्युनिटी सेंटर्स में, सब सेंटर में, फील्ड विजिट में या फिर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। तो आशा वर्कर को CHC में भेजा जा सकता है, सब सेंटर में भेज सकते हैं, फील्ड विजिट में भेज सकते हैं, PHC में भेज सकते हैं, लेकिन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में इनको नहीं भेजा जा सकता। पर प्रिंसिपल ऑफ एथिकल प्रैक्टिस इंक्लूड्स द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो एथिकल प्रिंसिपल में सभी प्रिंसिपल इंक्लूड है एथिकल प्रैक्टिस में किसी एक को छोड़कर। जस्टिस, रिस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी, मालफिशियंस या फिर बेनिफिशियंस। तो यहाँ पर सभी प्रिंसिपल इंक्लूड हैं किसी एक को छोड़कर। एथिकल प्रिंसिपल यहाँ पर सभी हैं किसी एक को छोड़कर। तो यहाँ पर जस्टिस है, रिस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी मतलब दूसरे जो भी बोल रहे हैं उनके उन चीज़ का आपको सम्मान करना है। फिर है यहाँ पर मालफिशियंस या फिर बेनिफिशियंस। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, दैट मीन्स जो प्रिंसिपल नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, वो है यहाँ पर मेलफिशियंस। क्या है, मेलफिशियंस, जो कि प्रिंसिपल नहीं है। क्या है, मेलफिशियंस प्रिंसिपल नहीं है एथिकल प्रिंसिपल का। इसका मतलब होगा कि दूसरों को हार्म पहुँचाना। क्या है, दूसरों को हार्म पहुँचाना। नेक्स्ट वन इज What advice will आंगनवाड़ी वर्कर और ANM give to the mother for the care of a newborn baby? तो कोई नर्स है, ANM वर्कर है और आंगनवाड़ी वर्कर है, किसी मदर को अपने न्यूबॉर्न बेबी की केयर करने के लिए क्या एडवाइस देगी? हैव टू ड्रिंक वाटर, बेबी कीप्स इन द सनलाइट, टू कीप द न्यूबॉर्न बेबी वार्म या फिर बाथ विथ कोल्ड वाटर। न्यूबॉर्न बेबी है, मदर के लिए जो केयर करने के लिए एडवाइस की जाएगी। क्या एडवाइस करेंगे कि बेबी को गर्म रखिए जिससे आप उसको हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बेबी गर्म रहेगा तो हम उसको हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट कर सकते हैं। जो न्यूबॉर्न बेबी है उसकी केयर करने के लिए मदर को क्या कहेंगे कि बच्चे को गर्माहट में रखिए जिससे उसको हम हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज फैट सॉल्युबल विटामिन इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट। तो सभी फैट सॉल्युबल है किसी एक को छोड़कर। विटामिन A, D, E के फैट सॉल्युबल है। अब जो रिमेनिंग बचता है विटामिन C, तो क्या है, वाटर सॉल्युबल विटामिन। नेक्स्ट वन इज द नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन इज मैक्सिमम फॉर। तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में रहेगा, शुद्ध प्रोटीन अधिकतम किसके उपयोग से मिलता है? क्या खाएंगे जिससे सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलेगा आपको? एग, मिल्क, मीट या फिर सोयाबीन। नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन है मैक्सिमम किससे होगा, तो वो होगा एग से, अंडों से। नेक्स्ट है यहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग टाइम इज कंसिडरेबली प्रोलॉन्ग्ड इन डेफिशिएंसी ऑफ। तो जो ब्लड क्लॉटिंग टाइम है जनरली क्या होगा, ज़्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू नॉर्मल के। ब्लीडिंग टाइम, ब्लड क्लॉटिंग टाइम हम जिसको कहेंगे, तो नॉर्मल के कंपेयर में ज़्यादा होगा। तो किसकी कमी से होगा? विटामिन B2, विटामिन K, विटामिन B12 या फिर विटामिन 6। तो ब्लड से रिलेटेड यदि कोई भी विटामिन पूछते हैं तो होता है विटामिन K। क्या होगा, विटामिन K। नेक्स्ट इज व्हाट डज द एपेक्स ऑफ द अंडर 5 क्लिनिक ट्राइंगल रिप्रेजेंट। तो जो ट्राइंगल शेप में क्या है, अंडर 5 क्लिनिक का लोगो होता है, तो उसके अंदर जो एक एपेक्स होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? ट्रीटमेंट एंड केयर ऑफ सिक चिल्ड्रन, फैमिली प्लानिंग, हेल्थ एजुकेशन या फिर वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन। तो जो अंडर 5 क्लिनिक का एपेक्स है ट्राइंगल का टॉप पार्ट है, जो क्या रिप्रेजेंट करेगा? फैमिली प्लानिंग को। अब यहाँ पर चलिए देखते हैं कि जो अंडर 5 क्लिनिक है उसमें किस तरीके। अंडर 5 क्लिनिक इज अ सेंटर where preventive, promotive, curative, referral and educational services are provided in a package manner to under 5 children and under one roof goal। तो एक ही जगह 5 साल तक के एज ग्रुप के बच्चों को जो केयर दी जाएगी, प्रोमोटिव, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव केयर होगी, वो क्या है यहाँ पर? अंडर 5 क्लिनिक। अब यहाँ पर पूछा है कि जो एपेक्स है, यहाँ पर ये देखिए ट्रायंगल के अंदर एक और ट्रायंगल दिख रहा है, तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फैमिली प्लानिंग। तो टॉप पार्ट है जो ट्रायंगल का वो हेल्थ एजुकेशन प्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर केयर इन इलनेस, ग्रोथ मॉनिटरिंग, प्रिवेंटिव केयर, फैमिली प्लानिंग और हेल्थ एजुकेशन ये क्या है? इसके कंपोनेंट है। और एपेक्स क्या प्रेजेंट कर रहा है? फैमिली प्लानिंग के लिए।
नेक्स्ट वन इज अ लोकलाइज्ड एबनॉर्मल डायलेटेशन ऑफ एनी ब्लड वेसल्स इज कॉल्ड। किसी भी ब्लड वेसल का एक नॉर्मल तरीके से ना होके किसी एबनॉर्मल तरीके से दूसरी जगह डायलेट हो जाना, फैल जाना, ये क्या कहलाएगा? थ्रोम्बोसिस, एम्बोलिज्म, एन्यूरिसिस या फिर एथ्रोस्क्लेरोसिस। तो एथ्रोस्क्लेरोसिस में तो फैट डिपोजिशन के कारण क्या होते हैं? आर्टरीज हार्ड हो जाती हैं। अब यहाँ पर एबनॉर्मल डायलिटेशन की बात हो रही है, फैलने की बात हो रही है, तो ये किस में होते हैं? एन्यूरिज्म में। नेक्स्ट वन इज व्हाट डिसीज इज रिलेटेड टू पर्सनल हाइजीन। तो इनमें से कौन सी डिसीज है जो पर्सनल हाइजीन से रिलेट करेगी? स्कर्वी, रिकेट्स, माइग्रेन या फिर हुकवॉर्म इन्फेस्टेशन। तो स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होगी, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होगा, माइग्रेन एक तरीके का हेडेक है, और हुकवॉर्म इन्फेस्टेशन है जो पर्सनल हाइजीन की कमी के कारण होगा। क्या होगा? पर्सनल हाइजीन की कमी के कारण। नेक्स्ट वन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन इज। तो जो पर्सन बंदा मेंटली हेल्दी है, स्वस्थपूर्ण तरीके से दिमागी तौर पर, वो क्या किस टाइप के साइन शो करेगा? लैक ऑफ इमोशन, फ्रीडम फ्रॉम इनर कॉन्फ्लिक्ट, एग्रेसिव या फिर इकोसेंट्रिक। तो मेंटल ये लोग होंगे, लैक ऑफ इमोशन होगा, इंसाइट नहीं होगी, इकोसेंट्रिक होंगे और एग्रेसिव होंगे, बहुत ज़्यादा गुस्सेल चिड़चिड़े टाइप के होंगे। लेकिन मेंटली हेल्दी पर्सन क्या होगा? फ्रीडम फ्रॉम इनर कॉन्फ्लिक्ट्स टाइप के आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट वन इज विच इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट इन टेकिंग केयर ऑफ अ पेशेंट विथ अ कम्युनिकेबल डिसीज। यदि आप किसी कम्युनिकेबल डिसीज है किसी पेशेंट को उसकी केयर करते हैं, सबसे मेन पॉइंट क्या होगा? आइसोलेशन, इम्यूनाइजेशन, हॉस्पिटलाइजेशन या फिर केयर ऑफ यूज्ड यूटेंसिल्स एंड आर्टिकल्स। तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा कम्युनिकेबल डिसीज़ के पेशेंट का। मान लीजिए किसी को कोविड हो जाता था, अभी तो इतना नहीं लोग सीरियस ले रहे हैं, लेकिन पहले कोविड हो जाता था तो उस पर्सन को हम क्या कर देते थे? आइसोलेट, ताकि दूसरे लोग हैं जो फैमिली के वो बचे रहें इन्फेक्शन से। तो यदि आप किसी कम्युनिकेबल डिसीज़ के पेशेंट की केयर कर रहे हैं तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या? आइसोलेशन। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैंडेमिक डिसीज। तो इनमें से पैंडेमिक डिसीज का एग्जाम्पल कौन सा है? गॉइटर, कॉलेरा, स्वाइन फ्लू या फिर अस्थमा। तो गॉइटर, कॉलेरा और अस्थमा है जो एंडेमिक और एपिडेमिक हो सकते हैं, कभी भी पैंडेमिक नहीं हो पाएंगे, लेकिन स्वाइन फ्लू है जो हो सकता है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका? सी, स्वाइन फ्लू। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द मेडिकल केस हिस्ट्री। तो यदि आप किसी पर्सन की हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं तो कौन सा कंपोनेंट है या फिर पार्ट है जो जरूरी नहीं है? हैबिट्स ऑफ द पेशेंट्स, हॉबीज ऑफ द पेशेंट, पास्ट हिस्ट्री या फिर ड्रग हिस्ट्री। तो आप यदि किसी पर्सन का मेडिकल डेटा कलेक्ट करते हैं तो आपको उसकी ड्रग हिस्ट्री का पता होना चाहिए कि पेशेंट कोई मेडिसिन तो नहीं लेता है या फिर उसके लिए कोई मेडिसिन तो नहीं दी जा रही है, पास्ट हिस्ट्री क्या रही है उसकी, और पेशेंट की हैबिट्स किस तरीके की हैं, शराब सिगरेट तो नहीं पीता है, हेल्दी है या कुछ और अदर है जो चीज़ें खाता पीता हो, तो वो सभी किस में आएंगी? हैबिट्स में। लेकिन पेशेंट की हॉबीज़ क्या हैं इसका आपको डेटा कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, एसेंशियल कंपोनेंट नहीं है पेशेंट की हॉबीज़ के बारे में आपको पता करना। नेक्स्ट वन इज इन जनरल आर्टेरियल ऑक्सीजन इज सेटिस्फैक्ट्री इफ SpO2 इज ग्रेटर देन। तो SpO2 है जो कितना होगा? सही माना जाएगा जब पेशेंट की जनरल कंडीशन ठीक होगी और आर्टेरियल ऑक्सीजन की सप्लाई है जो सेटिस्फैक्ट्री वे में हो रही होगी। 60%, 70%, 80% या फिर 90%। तो यदि बात करें हम पेशेंट में, यदि SpO2 का लेवल अब 95 रहता है तब पेशेंट है जो सेटिस्फैक्ट्री वे में रहेगा, लेकिन ऑप्शन में नहीं है तो आप 90 को भी मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज ORS मेनली कंटेंस। तो ORS में क्या क्या रहता है? सोडियम एंड फ्रक्टोज, सोडियम एंड ग्लूकोज, कैल्शियम एंड ग्लूकोज या फिर कैल्शियम एंड फ्रक्टोज। तो ORS में मुख्य रूप से जो शामिल होते हैं वो होते हैं सोडियम और ग्लूकोज। क्या है? सोडियम एंड ग्लूकोज, दोनों मेन रूप से है जो कंपोनेंट है किसके? ORS के। नेक्स्ट वन इज टोकोलाइटिक ड्रग्स सच ड्रग्स विच। तो टोकोलाइटिक्स एजेंट है किस तरीके की ड्रग्स हैं? इंक्रीज द GI मोर्टेलिटी, इंक्रीज यूट्राइन मोर्टेलिटी या फिर रिड्यूस यूट्राइन मोर्टेलिटी या फिर रिड्यूस द GI मोर्टेलिटी।
तो जब भी प्रीटर्म डिलीवरी होने वाली हो तो हम उसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करने की यदि ज़रूरत पड़ जाती है तो मेडिसिन यूज़ की जाती है, वो क्या कहलाती है, टोकोलाइटिक ड्रग्स और टोकोलाइटिक एजेंट्स। ये क्या करते हैं, यूट्राइन मोर्टेलिटी को कम करते हैं। क्या करते हैं, यूट्राइन की मोर्टेलिटी को कम करने का काम करते हैं। कौन, टोकोलाइटिक्स एजेंट। नेक्स्ट वन इज फीडिंग जैगरी विथ लेमनेट्स इज द फर्स्ट एड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर है फीडिंग जैगरी मतलब नींबू पानी के साथ गुड़ खिलाना किसका प्राथमिक उपचार है। यहाँ पर किसके लिए है जो हम फर्स्ट एड के तौर पर ट्रीट करेंगे, नींबू पानी के साथ गुड़ खिला के, डायरियल डिसीज़ को, मिल्क फीवर को, काउ पॉक्स को कि एंथ्रैक्स को। तो डायरियल डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए हम लेमनेड या फिर ये कह सकते हैं नींबू पानी के साथ क्या करेंगे, गुड़ खिलाएंगे, जैगरी खिला के उसको हम ट्रीट कर सकते हैं फर्स्ट एड के तौर पर। नेक्स्ट वन इज What is the first thing to do in case of a bleeding wound of leg due to accident? तो यदि किसी का दुर्घटना के कारण, एक्सीडेंट के कारण क्या हुआ है, पैर में से खून बह रहा है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, अप्लाई प्रेशर एट सम प्रेशर पॉइंट्स, एलिवेट द वुंड साइड, अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर एट ब्लीडिंग पॉइंट विथ अ क्लीन और स्टेराइल ड्रेसिंग या फिर अप्लाई अ बल्कि ड्रेसिंग टू एब्जॉर्ब द ब्लड। तो ऐसे केस में ब्लीडिंग वुंड हो, ब्लीडिंग हैंड हो, कुछ भी हो, ब्लीडिंग एरिया में आपको प्रेशर लगा के वहाँ पे ब्लीडिंग को स्टॉप करने की कोशिश करना होगा। लेकिन किससे, स्टेरॉयल गॉज से या फिर ड्रेसिंग से। क्या, स्टेरॉयल और क्लीनिंग गॉज या फिर ड्रेसिंग से क्या करना है, हमें जहाँ पर भी ब्लीडिंग हो रही है उस प्रेशर पॉइंट पर क्या करना है, डायरेक्ट प्रेशर लगाना है और ब्लीडिंग को स्टॉप करने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट वन इज फर्स्ट एड अप्लाइड आफ्टर बर्न डिपेंड्स ऑन द। तो फर्स्ट एड केयर है जो दी जाती है बर्न पेशेंट को, ये किस चीज़ पर निर्भर करती है, डेप्थ ऑफ द स्किन डैमेज, जेंडर ऑफ द वुंडेड पर्सन, डिस्टेंस फ्रॉम द फर्स्ट एड सेंटर एफ अवेलेबल ऑइंटमेंट एंड मेडिसिन। तो बर्न पेशेंट में एज अ फर्स्ट एड के तौर पर यदि बात की जाए तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, कितनी स्किन डैमेज हुई है, क्या है, कितनी स्किन डैमेज हुई है, साथ ही साथ किस लेवल का, कितने परसेंट बॉडी है जो बर्न हुई है, टीबी ऐसे इसको कहें, वो सभी चीज़ें यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं। तो बर्न पेशेंट में डिपेंड करती है केयर किस चीज़ पर, कितनी स्किन डैमेज हुई है। नेक्स्ट वन इज विच बेबीज आर एट हाई रिस्क फॉर हैव हाइपोथर्मिया। किन शिशुओं को हाइपोथर्मिया होने का अधिक खतरा होता है। ऑप्शन में बेबी विथ कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी, लो बर्थ वेट बेबीज, हेल्दी बेबी या फिर 1 ईयर ओल्ड बेबी। तो जिन भी बेबीज़ के लिए हाइपोथर्मिया की रिस्क होती है, मतलब बॉडी टेम्परेचर लो जाने की, वो कौन से होते हैं, लो बर्थ वेट बेबीज़। कौन से, इनका भी बर्थ वेट 2.5 kg से होता है, उनकी बॉडीज़ पर इतने टिश्यू नहीं होते हैं कि वो क्या कर सकें, टेम्परेचर को उनकी बॉडी मेंटेन कर पाए। तो हाइपोथर्मिया है जो सबसे ज़्यादा किस में चांस होंगे, लो बर्थ वेट बेबीज़ में। नेक्स्ट वन इज इन्फेंट यूजुअली डबल देयर बर्थ वेट बाय द एज ऑफ। तो बच्चों का वजन है जो डबल कितनी एज में हो जाता है, जनरली 5 to 6 ईयर में डबल होता है। ट्रिपल की बात की जाए कब होता है, 1 ईयर में। यदि डबल पूछें तो कब बताना है आपको, 5 to 6 मंथ, 5 मंथ और 6 मंथ। ट्रिपल पूछें तो कब, 1 ईयर और 12 मंथ। नेक्स्ट वन इज Which of the following is the most likely cause of speech impairment in a 4-year-old child? तो 4 साल के बच्चे में स्पीच इम्पेयरमेंट का काम है जो कौन करेगा, क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट, एटाविज्म, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है फिर वोकल कॉर्ड इम्पेयरमेंट। यदि बच्चे की एज 4 साल है तो सबसे कॉमन इम्पेयरमेंट उसको है जो हो सकती है, वो कौन सी है, वो है क्लेफ्ट लिप पैलेट। क्या है, क्लेफ्ट लिप पैलेट, जो कि स्पीच में, बोलने में है जो आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी फर्स्ट डन इन अ पेशेंट लाइंग डाउन आफ्टर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। तो यदि किसी का एक्सीडेंट हुआ है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एस्टेब्लिश द रिस्पॉन्सिवनेस, स्टार्ट द चेस्ट कंप्रेशन, स्टार्ट माउथ ब्रीदिंग या फिर चेक द पल्स रेट। तो यदि किसी का एक्सीडेंट हुआ है तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी रिस्पॉन्सिवनेस एस्टेब्लिश करना। पेशेंट को सबसे पहले ब्रीदिंग पैटर्न चेक करना है हमें और उसको कोशिश करनी है कि यदि रोड पर है या फिर कहीं पर भी मिलता है तो एस्टेब्लिश द रिस्पॉन्सिवनेस है जो को मेंटेन करना है।
या फिर एयर भी मेंटेन करना है। फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी यही होगी। नेक्स्ट वन इज व्हेन शुड अ बेबी स्टार्ट ब्रेस्ट फीडिंग आफ्टर बर्थ। तो जन्म के बाद बेबी को कितने टाइम के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग करना स्टार्ट करवाना है? विद इन 2 आवर, विद इन हाफ आवर, नेक्स्ट डे या फिर वीक लेटर। तो यहाँ पर बेबी डिलीवर होने के यदि एज सुन एज पॉसिबल हो तो कब? विद इन हाफ आवर में। कितना? विद इन हाफ आवर और 30 मिनट में ब्रेस्ट फीड करवाना है। यदि सिजेरियन सेक्शन हुआ, LS-CS हुआ है तो 1 आवर के बाद, कि नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी हुई है तो विद इन 30 मिनट के अंदर। नेक्स्ट वन इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज आर। तो ICDS का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इम्यूनाइजेशन, हेल्थ चेकअप एंड रेफरल सर्विसेज, प्री स्कूल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर जो ICDS 1975 में आया था और इसके सभी कंपोनेंट हैं। तो आंसर क्या होगा आपका? डी, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट वन इज व्हाट डिड यूनिसेफ एंड NCERT इंक्लूड्स इन सेक्स एजुकेशन। तो सेक्स एजुकेशन को लेके NCERT ने और यूनिसेफ ने मिलकर क्या किया है? सोशल इक्विटीज, टेकिंग केयर ऑफ फीलिंग एंड इमोशंस, कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। तो बच्चों में ही हम कह सकते हैं कि 18 साल से ज़्यादा के बच्चों में सेक्स एजुकेशन है जो यदि दी जा रही है। क्यों दी जा रही है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ के बारे में बताने के लिए। तो NCERT यूनिसेफ ने सेक्स एजुकेशन के बारे में क्या कहा है? इंफॉर्मेशन अबाउट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। नेक्स्ट वन इज रेगुलरली टाइम्ड एपिसोड ऑफ ब्लीडिंग दैट आर एक्सेसिव इन अमाउंट आर कॉल्ड। रेगुलर एपिसोड्स हैं जिसमें ब्लीडिंग हो रही है बहुत ज़्यादा, तो ये क्या कहलाएंगे? पॉलीमेनोरेजिया, मेट्रोरेजिया, मेनोरेजिया, फिर मेनोमेट्रोरेजिया। ये सभी क्वेश्चन आपको पढ़ाए गए हैं। तो यदि रेगुलर टाइम पीरियड है, 28 दिन की साइकिल है, तो उतने में ही पीरियड्स आएंगे, लेकिन जो ब्लड का फ्लो होगा वो बहुत ज़्यादा होगा तो क्या कहलाएगा? मेनोरेजिया। नेक्स्ट वन इज अर्ली प्रेगनेंसी इज मेंटेन बाय। तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि अर्ली प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? कॉर्पस ल्यूटियम की। और कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करने का काम करता है। नेक्स्ट वन इज द एवरेज वेट ऑफ ह्यूमन प्लेसेंटा इज टर्म्स। तो यदि इस तरीके का क्वेश्चन आए आपको कि एवरेज ह्यूमन का जो प्लेसेंटा उसका टर्म का जो 37 वीक्स के बाद जो डिलीवरी होती है तो उसका प्लेसेंटा कितने वेट का होगा? 500 ग्राम, 1000 ग्राम, 2000 ग्राम या फिर 1500 ग्राम। तो यदि यहाँ पर प्लेसेंटा का नॉर्मल वेट पूछा है तो कितना होता है? 500 ग्राम। यदि बेबी के रेशियो को मिला के पूछे तो 1/6 ऑफ द बेबी वेट। नेक्स्ट वन इज हाउ डज अ नर्स आइडेंटिफाई ट्रू लेबर एज अपोज्ड टू फॉल्स लेबर। नर्स है जो ट्रू लेबर पेन को फॉल्स लेबर पॉइंट से किस तरीके से डिफ्रेंशिएट करके समझ सकती है? सर्वाइकल डायलिटेशन इन प्रोग्रेस, कॉन्ट्रैक्शन स्टॉप व्हेन द क्लाइंट वॉक्स अराउंड, कॉन्ट्रैक्शन प्रोग्रेस ओनली इन द साइड लाइन पोजिशन, कॉन्ट्रैक्शन अकर इमीडिएटली आफ्टर द मेम्ब्रेन रप्चर। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? डी, ऑल ऑफ दी अबव। जो यहाँ पर ट्रू लेबर पेन को लेके पूछा है तो ट्रू लेबर पेन के लिए जो यहाँ पर सही पॉइंट होगा वो होगा सर्वाइकल डायलिटेशन इन प्रोग्रेसिव। लेकिन जो फॉल्स लेबर पेन है क्या है? तो फॉल्स लेबर पेन है, पेन को लेके सही पॉइंट क्या है? बाकी सभी फॉल्स लेबर पेन है। तो ट्रू लेबर पेन में क्या होगा? सर्वाइकल डायलिटेशन प्रोग्रेसिव होगा। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग आएंगे, इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी उनकी, चाहे आप लेट लो, बैठ लो, खा लो, कुछ भी कर लो, वो है जो कम नहीं होंगे। ट्रू लेबर पेन के साइन है जो। लेकिन फॉल्स लेबर पेन में क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन स्टॉप हो जाएंगे जब आप चलना स्टार्ट करेंगे, लेट जाएंगे या कुछ खाने लगेंगे। साइडलाइन पोजीशन में आएंगे तब भी है जो क्या होंगे? कॉन्ट्रैक्शन है जो उनकी प्रोग्रेस देखने को मिलेगी, लेकिन उतना कंटिन्यू नहीं होंगे। कॉन्ट्रैक्शन अकर इमीडिएटली आफ्टर द मेम्ब्रेन रप्चर्स, तो ये भी नहीं है। तो यहाँ पर है सर्वाइकल डायलिटेशन इज प्रोग्रेसिव। अब एक क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन है 1 PSC कवर, एक PSC कितने सब सेंटर को कवर करेगा? 4 सब सेंटर, 6 सब सेंटर, 8 सब सेंटर या फिर 2 सब सेंटर? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें इसका आंसर आपको बताया जाएगा।
थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। आप लोग हैं जो कमेंट ज़रूर कीजिए कि आज की क्लास में हिंदी इंग्लिश फॉर्मेट आपको सही लगा या नहीं। थैंक यू।